हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अधिगम लर्निंग। अधिगम जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है जो कि किसी भी स्थिति में व्यक्ति सीखता ही है, यानी अधिगम करता ही है, कुछ न कुछ जरूर वो सीखता है। समय के साथ व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाना ही सीखना कहलाता है। मतलब जैसे जैसे व्यक्ति सीखता जाता है उसके अंदर परिवर्तन आता जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। तो सीखने की इसी प्रक्रिया को हम अधिगम कहते हैं। अधिगम अनुकूल प्रक्रिया है। सीखना सार्वभौमिक प्रक्रिया है। हर कोई सीखता ही है, तो एक तरह से सीखना क्या है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्थक अधिगम में एक समस्या पर विभिन्न तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सार्थक अधिगम यानी जिस अधिगम को सीखने का अर्थ या उसका अभिप्राय सिद्ध हुआ हो। जैसे कि आप किसी भी एक समस्या पे विभिन्न तरीके से सोचेंगे तो आपका सीखने का जो विकास है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। तो इसीलिए सार्थक अधिगम एक समस्या पर विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्य रूप से स्वनिर्देशित सेल्फ डायरेक्टेड हो, यानी कि आप जो है अपने से खुद से करके सीखेंगे तो वो ज़्यादा ही सार्थक होता है। प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया करके सीखना बेहतर है। डूइंग लर्निंग बाय डूइंग, सीखना खुद अधिगम प्रक्रिया करके सीखना ही जो है बेहतर होता है। मतलब खुद से बच्चे जब प्रारंभिक एज में प्राइमरी शिक्षण में होता है तो वो खुद से करेगा तो ज़्यादा अच्छे से सीखेगा। अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। समाज में जितने भी अवसर हैं, कुछ भी है, तो उसमें बच्चे को भाग लेना चाहिए। वो ज़रूर वहाँ से कुछ न कुछ सीखेगा ही। अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया है। प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। यदि अधिगम ज़्यादा प्रभावी हो तो आपको एक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। जिससे बच्चा हर एक कार्य क्षेत्र में सक्रिय है, कर रहा है, तो वो ज़्यादा ही अच्छे से और जल्दी सीख सकेगा। सार्थक अधिगम मीनिंगफुल लर्निंग में विश्लेषण, समालोचनात्मक सोच, समस्या समाधान, एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रक्रियाएं शामिल हैं। अब आगे बात करते हैं अधिगम वक्र के बारे में। जब अधिगम की मात्रा, प्रभाव, क्षमता आदि को किसी ग्राफ के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं तो उसे अधिगम वक्र कहते हैं। इसमें अधिगम के न्यूनतम या अधिकतम स्थिति दर्शाई जाती है। यहाँ पे अधिगम होना चाहिए। अधिगम के 4 वक्र होते हैं। पहला सरल रेखीय वक्र, इसमें सीखने की गति एक समान रहती है। जैसे आप यहाँ ग्राफ में देख सकते हैं, यहाँ पे हमने जो है सीखने की गति को दर्शाया है और इधर अभ्यास। यहाँ पे जो है बच्चा एक सरल रेखीय गति से सीख रहा है, यानी उसका अधिगम जो है एक समान हो रहा है। जितना वो अभ्यास कर रहा है उतना ही वो सीखता जा रहा है। आगे है उत्तोदर वक्र। इसमें सीखने की गति शुरू में तो तेज होती है और उच्च बिंदु पर पहुँचने के बाद सीखने की गति धीमी होना शुरू हो जाती है। जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हैं, यहाँ तक जो है वृद्धि हुई है, इस बिंदु तक उसके सीखने की गति जो है देख सकते हैं आप, काफ़ी ऊंची है। लेकिन उसके बाद यहाँ से ही धीरे धीरे वो यहाँ तक नीचे आना शुरू हो जाती है। तो इसे हम उत्तोदर वक्र कहते हैं कि शुरू में तो बच्चा काफ़ी तेज़ी से सीखता है, लेकिन फिर उसके सीखने की जो गति है वो कम होने लगती है। आगे है नतोदर वक्र। इसमें शुरू में सीखने की गति तो धीमी होती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे तेज होती जाती है। जैसा कि आप ग्राफ नंबर 3 में देख सकते हैं कि पहले जो बच्चा है अभ्यास तो यहाँ तक कर रहा है, लेकिन उसके सीखने की गति नीचे ही है, लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ती चली जाती है। आगे है मिश्रित वक्र। इसमें शुरू में अधिगम की गति या तो तेज या तो धीमी हो सकती है, बाद में भी उच्च बिंदु पर भी तेज या धीमी हो सकती है। यह एक मिश्रित पूर्वाग्रह है। जिससे आप देख सकते हैं कि बच्चे की सीखने की गति जो है धीमी है, यहाँ पर तेज हो गई है, लेकिन फिर धीमी हो गई है। तो ये एक मिश्रित वक्र है कि बच्चा कभी तेज सीखता है, कभी धीमा सीखता है, तो कभी तेज सीखता है, तो कभी धीमा सीखता है। आगे है अधिगम पठार। अब अधिगम पठार क्या होता है ये हमें जानना है।
इसमें सीखने की गति रुक जाती है, यानी उसमें ना तो उन्नति होती है और ना ही अवनति होती है। अधिगम का पठार में अधिगम 0 होता है। मतलब जैसे बच्चा कोई चीज़ सीख रहा है, वो सीखते जा रहा है और एकाएक उसके सीखने की जो क्षमता है रुक जाए, जितना उसने सीखा है उसी पे वो रुक जाए, ना तो उससे नीचे जाए और ना ही ऊपर जाए, तो इसे हम अधिगम पठार कहते हैं। शिक्षण के स्तर, शिक्षण के कितने स्तर है आइए हम देखते हैं। शिक्षण के स्तर को 3 स्वरूपों में बांटा गया है। स्मृति स्तर, समझ बोध स्तर, चिंतन स्तर। पहला स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल, इसे हर्बर्ट ने दिया था। इसमें जो है रटने को ज़्यादा महत्व दिया गया है। स्मृति यानी आपको जो चीज़ें याद हो, यानी जिन चीज़ों को आप रटते हैं, इसमें ज़्यादातर फोकस रटने में किया गया है। उसके बाद है दूसरा समझ बोध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल, इसे मॉरिशस ने दिया है। इसमें रटने की बजाय चीज़ों को समझने पर ज़्यादा महत्व दिया गया है। यानी बच्चा जो चीज़ों को जितने अच्छे से समझेगा, वो चीज़ें उसे उतनी ही जल्दी और आसानी से याद हो जाएंगी। इसमें रटने के बजाय चीज़ों को समझने के लिए महत्व दिया गया है। चिंतन स्तर यह शिक्षण अधिगम का सबसे ऊंचा स्तर है। इसमें बच्चे को अपनी मानसिक शक्तियों के विकास के पूर्ण अवसर प्राप्त होते हैं। बच्चा अपने चिंतन का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होता है। अर्थात इसमें बच्चा जो है, उसे यदि कोई चीज़ सिखा दी जाती है और उसे उस चीज़ पे कार्य करने को कहा जाता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चा एक ही माध्यम से सीखे जिस माध्यम को टीचर ने सिखाया है, बल्कि वो अपने अनुसार उस पर नए नियम को भी लागू कर सकता है। इसे हम चिंतन स्तर कहते हैं। बच्चा इसमें जो है स्वतंत्र होता है। आगे है सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग। एक मिनट दोस्तों, जो माइक्रो टीचिंग में लिखा है ये थोड़ा गलत हो चुका है दोस्तों, तो हम इसे अपने भाषा में समझते हैं। माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण। इसमें जो होता है, कक्षा में थोड़े समय के लिए शिक्षण होता है। थोड़े समय के लिए शिक्षण होने का अभिप्राय है कि इसमें जो अध्यापक होते हैं वो बच्चों को कुछ समय के लिए आते हैं, पढ़ाते हैं, उनका पूर्व ज्ञान और प्रतिपुष्टि करते हैं, और उसके बाद जो है, और इसके माध्यम से जो है शिक्षक का भी विकास होता है, उनके पढ़ाने की शैली में भी सुधार आता है। सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया आप देख लेते हैं हम लोग, क्या है सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया। पाठ योजना। पहले टीचर जब भी किसी कक्षा में कोई भी टीचर पढ़ाने जाता है और वो सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत पढ़ाने जा रहा है, तो वो एक पाठ योजना तैयार करता है। पाठ योजना, आप लोगों ने बीटीसी या बीएड में इस चीज़ को जाना होगा कि पाठ योजना क्या होती है। आप कक्षा में क्या पढ़ाने जा रहे हैं, ये पहले से ही आप तैयार कर चुके होते हैं कि आपको क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। ये हो गया पाठ योजना। आगे है कक्षा शिक्षण। फिर इसमें जो है आप कक्षा में जब पढ़ाएंगे तो आप बच्चों को जो है कुछ सवाल देंगे, कुछ पढ़ाएंगे, उससे प्रश्न पूछेंगे, जिसके लिए आपको 6 मिनट का समय दिया जाता है। फिर आप प्रतिपुष्टि करते हैं, उस फीडबैक देते हैं कि आपने जितना उन्हें पढ़ाया है, समझाया है, बच्चे उसे समझ पाए हैं कि नहीं। आप ये जांचते हैं, आप उनसे प्रश्न पूछते हैं, सवाल पूछते हैं जो आपने पढ़ाया है। तो आपको 6 मिनट में प्रतिपुष्टि भी करनी होती है। उसके बाद पुनः पाठ योजना, मतलब अब एक तरह से कह सकते हैं वो टॉपिक कंप्लीट हो गई है, तो आप अगली टॉपिक पढ़ाते हैं, जिसके लिए आपको 12 मिनट का समय मिलता है। फिर उसके बाद आप उसको व्याख्यान देते हैं, उन्हें बच्चों को समझाते हैं। आपको 6 मिनट में समझाना होता है। उसके बाद पुनः प्रतिपुष्टि करते हैं, उनसे सवाल करते हैं। कुल मिलाकर के आपको 36 मिनट में अपना जो है शिक्षण प्रक्रिया पूर्ण कर लेना रहता है। अब आगे पढ़ते हैं अधिगम स्थानांतरण, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। अधिगम स्थानांतरण क्या है? जब कोई सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरे काम में उपयोगी या सहायता करता है, तो इसे हम सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। जैसे कि कार चलाने वाले
को ट्रक चलाने की प्रक्रिया में आसानी होती है, क्योंकि उसका जो पूर्व ज्ञान होता है कार चलाने का, वो उसको सहायता करता है ट्रक चलाने के नए ज्ञान के लिए। आगे है स्थानांतरण के प्रकार। स्थानांतरण के कितने प्रकार होते हैं? पहला है धनात्मक स्थानांतरण। इसमें पुराना ज्ञान नए अनुभवों को सीखने में सहायता प्रदान करता है, इसीलिए इसे धनात्मक स्थानांतरण कहते हैं। जैसे बच्चा पेंसिल पकड़ रहा है, पेंसिल से लिख रहा है, लेकिन आगे की कक्षा में उसके पेंसिल पकड़ने का ज्ञान ही उसे पेन पकड़ने में सहायता प्रदान करता है। उसके आगे है दूसरा ऋणात्मक स्थानांतरण। ऋणात्मक स्थानांतरण, इसमें जब पूर्व ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में बाधक बनता है तो उसे हम ऋणात्मक स्थानांतरण कहते हैं। जैसे कार चलाने वाले को साइकिल चलाना सीखने में कठिनाई होती है। आगे है शून्य स्थानांतरण। शून्य स्थानांतरण क्या है? जब पूर्व ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में कोई भी सहायता या बाधा न बने तो उसे शून्य स्थानांतरण कहते हैं। ये हमारा शून्य स्थानांतरण है। आगे है क्षैतिज स्थानांतरण। क्षैतिज स्थानांतरण क्या है? जब पूर्व ज्ञान उसी के समान लगभग दूसरे काम को करने में सहायता करता है तो उसे ही क्षैतिज स्थानांतरण कहते हैं। जैसे कि गणित में जोड़ घटाना के प्रश्न को हल करने का ज्ञान विज्ञान के उसी प्रकार के प्रश्नों को हल करने में सहायक होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। हम आपसे मिलेंगे अपने अगली वीडियो में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब